हिंदी शोधमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमए तृतीय सेमेस्टर कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल एवं शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की हिंदी के पाठ्यक्रम में जिसका नाम है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा के अंतर्गत पहली इकाई की बात करेंगे, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से आशय है कि हिंदी की यात्रा कहाँ से शुरू हुई और हिंदी अपने रूप में आने तक जो है हिंदी की यात्रा कैसे रही और किन किन माध्यमों से उसे गुजरना पड़ा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम हिंदी की बात जब भी करते हैं तो उससे पूर्व संस्कृत की बात होती है। संस्कृत जो प्राचीन आर्य भाषा भी जिसे कह सकते हैं, और उसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषा, और तीसरा जो है फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो है उसके अंतर्गत हिंदी आती है। तो प्राचीन आर्य भाषाओं के अंतर्गत संस्कृत, उसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषाओं के अंतर्गत जो है उसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और जो है जो वर्तमान भारतीय आर्य भाषाएं हैं उसके अंतर्गत हिंदी आती है। तो उससे पहले हम जानते हैं हिंदी जो है वह भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय से आशय है भारत और यूरोपीय जो है मिलकर, भारत और यूरोप की जो मिलकर भारोपीय भाषा परिवार बनाता है। पूरे विश्व में लगभग 3000 भाषाएं हैं और उन 3000 भाषाओं को 13 परिवारों में बांटा गया है, जिसमें सबसे बड़ा परिवार भाषा परिवार जो है वो भारोपीय परिवार है। भारोपीय परिवार की एक प्रमुख भाषा के रूप में हिंदी है, उसकी प्रमुख भाषा हिंदी है। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे। जब भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात होती है कि उसका जो है हिंदी को बनने में, हिंदी के निर्माण में किन किन बातों की भूमिका रही है, यह पृष्ठभूमि है उसके पीछे किन किन बातों का सब होगा। आइए सबसे पहले जानते हैं हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ लगभग 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास से होता है। तब से आज तक भारतीय आर्य भाषा की आयु लगभग 3500 वर्षों की हो गई है। भाषिक विशेषताओं के आधार पर आर्य भाषा की इस यात्रा को हम 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटते हैं। जो भी भाषिक विशेषताएं हैं या समय के अनुसार जो भाषिक विशेषताएं रही हैं, इसको आधार बनाकर, भाषिक विशेषताओं को आधार बनाकर हम आर्य भाषा की जो यात्रा है, जो 3500 वर्षों की यात्रा है, 3500 वर्षों की जो यात्रा है, उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। जिसमें पहला है जिसको हम रखते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। जो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जिसकी समय सीमा है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा है मध्यकालीन आर्य भाषा या मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जिसकी समय सीमा है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। और नंबर 3 है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जिसकी समय सीमा 1000 ईस्वी से लेकर अब तक, यानी कि 1000 ईस्वी से बाद का जो समय है वो हिंदी का समय है। इससे पूर्व कहीं न कहीं हिंदी जो है, हिंदी का निर्माण कार्य चल रहा था, परंतु हिंदी अपने पूर्ण रूप में नहीं थी। हिंदी की पृष्ठभूमि बन रही थी, हिंदी की भूमिका तैयार हो रही थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का मतलब भारतीय आर्य भाषा से आशय है संस्कृत से, यहाँ पर है संस्कृत के रूप आगे बात करेंगे। भारत में जब आर्यों का आगमन हुआ, आर्य जब भारत में आए, तो उस समय उनकी भाषा जो है तत्कालीन जो ईरानी भाषा थी से लगभग अलग नहीं थी। वही भाषा थी जो ईरान में थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है आर्य जब भारत में आए तो उससे पूर्व जो है आर्यों का समूह जो है आया, तो वो कुछ ईरान में रुक गए और कुछ भारत पहुंच गए। ईरान के रास्ते से, ईरान के मार्ग से भारत पहुंचते हैं, तो उनकी भाषा जो थी वो समान भाषा थी दोनों की ही, तो ईरानी थे या फिर जो भारत में आए थे। किंतु जैसे जैसे यहाँ की प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रभाव उन पर पड़ा, या जब जो यहाँ के लोग थे
आर्यों के आगमन से पूर्व जो यहाँ के लोग थे, दर्गुण लोग थे, अन्य कुछ और लोग थे, तो उनकी भाषा का प्रभाव जो है आर्यों की भाषा पर पड़ा और उनका जो मिश्रण के कारण जो है पढ़ने लगा और भाषा परिवर्तित हो गई। जो आर्यों की भाषा थी उसमें कुछ रूप जो है यहाँ के जो मूल रूप से यहाँ के निवासी थे उनकी भाषा का भी पढ़ा और धीरे धीरे जो है जो आर्यों की भाषा थी वो परिवर्तित होने लगी, वो ईरानी भाषा से अलग हो गई। भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप जो है वैदिक संहिताओं में मिलता है। इसमें रूपाधिक्य है, रूपाधिक्य से आशय है रूप धन आधिक्य, मतलब उसके अनेक रूप हैं, अधिक रूप देखने को मिलते हैं, एक ही शब्द के अलग अलग रूप हमें देखने को मिलते हैं। नियमितता की कमी है, और जो हम प्राचीन वैदिक साहित्य की बात करते हैं, प्राचीन वैदिक भाषा की बात करते हैं, उसमें नियमितता नहीं है, एक शब्द के लिए एक नियम नहीं बना है और अनेक प्राचीन शब्द हैं जो बाद में नहीं मिलते हैं। प्राचीन ऐसे शब्द भी हैं उस भाषा में जिनका रूप हमें बाद में देखने को नहीं मिलता है, उसके बाद वाली भाषा में या लौकिक संस्कृत में भी उसका रूप देखने को नहीं मिलता है। तो प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषा है उसको हम दो रूप में बांटते हैं या दो भागों में बांट लेते हैं। दो रूप हमें दृष्टिगत होते हैं, दो रूप दिखाई देते हैं। पहला है वैदिक संस्कृत, जिसका समय है 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक। तो संस्कृत का यह रूप वैदिक संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों तथा प्राचीन उपनिषदों आदि में मिलता है। जो वैदिक संस्कृत है वो आपको वैदिक संहिताओं में मिलेगा, ब्राह्मण ग्रंथों में मिलेगा, आरण्यकों में मिलेगा तथा जो प्राचीन उपनिषद है उनमें जो है वैदिक संस्कृत का रूप मिलता है। इन सभी ग्रंथों में भाषा का एक सुनिश्चित रूप नहीं मिलता है। जो भी ये ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ है, इनमें जो है भाषा का एक सुनिश्चित निश्चित रूप हमें देखने को नहीं मिलता है। भाषा का रूप जो है बहुत बिखराव के साथ है, अलग अलग जो है रूप अधिक दिखता है, रूप अलग अलग रूप मिलते हैं। वैदिक संस्कृत की विशेषताओं को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं, या जो वैदिक भाषा थी उसको कैसी थी, किस प्रकार की थी, ये हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं। नंबर एक, रूप रचना। उस समय जो है जो पद थे, जो शब्द थे, वो जो रूप थे वो किस प्रकार के थे, इन पर हम बात करेंगे। रूप रचना जो है इस प्रकार की थी वैदिक संस्कृत में। वैदिक भाषा में लिंग 3 थे, जो आज भी संस्कृत में लिंग 3 है। नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग और नंबर 3 नपुंसक लिंग। और हिंदी में आते आते यह 2 ही रह जाते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ही रह जाते हैं। नपुंसक लिंग जो है हिंदी में प्रयोग नहीं होता है, संस्कृत में होता है प्रयोग आज भी, पर हिंदी में नहीं। जब उसकी विकास यात्रा आगे बढ़ी तो फिर वो रूप 3 से 2 हो गई। कारक विभक्तियां 8 थी, जो आज भी हम प्रयोग कर रहे हैं। 8 कारक विभक्तियों को कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये 8 जो है कारक विभक्तियां हैं जो वर्तमान में भी प्रयोग हो रही हैं, अभी तक है उसका रूप। विशेषणों के रूप में भी संज्ञा की तरह ही चलती थी। जो विशेषणों के रूप होंगे वो संज्ञा की तरह, जैसे संज्ञा के रूप चलेंगे वैसे ही विशेषण के रूप भी चलते थे। काल तथा क्रियार्थ मिलाकर कुल 11 प्रकार के रूपों का प्रयोग मिलता था। जो है लट लकार है, लंग लकार है, लिट लकार है, लुंग लकार है, लुट है, निश्चयार्थक है, संभावनार्थ है, विद्यार्थ है, आदरार्थ है, आज्ञार्थक है। इस प्रकार से जो है 11 रूप जो है देखने को मिलते थे। ये तो होगी रूप की। अब दूसरी बात करते हैं समास व्यवस्था किस प्रकार की थी। समास की समास रचना की प्रवृत्ति जो है मूल भारोपीय एवं भारत ईरानी में भी वही थी। वहीं से इस यह परंपरा वैदिक संस्कृत में आई। वैदिक समस्त पद प्रायः 2 शब्दों के मिलते हैं। तो जो हमारी जो समास रचना है की प्रवृत्ति है वो मूल भारोपीय भाषा में या भारत ईरानी में भी थी। तो वहीं से जो है वो संस्कृत में आई या वैदिक संस्कृत में आई। ईरानी, भारत ईरानी की जो व्यवस्था है उसी से जो है संस्कृत में आई। और जो वैदिक संस्कृत है उसमें जो समस्त पद होता है, समस्त पद और समास विग्रह जो है जो होता है उसमें प्रायः 2 शब्द मिलते हैं। 2 शब्दों के ही जो है आपको वो समस्त पद मिलेंगे। नंबर 3 है शब्द। वैदिक भाषा में
शब्दों की दृष्टि से दो बातें बहुत उल्लेखनीय बातें हैं, बहुत प्रमुख बातें हैं। नंबर एक, अनेक शब्द मूल से विकसित शब्द प्रयुक्त होने लगे। तो जो मूल शब्द है उनसे अलग अलग शब्द जो है, अलग अलग अनेक प्रकार के शब्द जो है बनने लगे या प्रयुक्त होने लगे, जिससे रूपाधिक की भी देखने को मिले। तो मूल शब्द है उससे अनेकों नए नए शब्द बनने लगे थे उस समय वैदिक भाषा में। दूसरे जो है, अनेक आर्यतर शब्दों का प्रयोग भाषा में होने लगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ के दरबार लोग थे या यहाँ के जो मूल निवासी पहले के थे, उनकी भाषा का प्रभाव जो है आर्य भाषा में देखने लगा था, और धीरे धीरे जो है जो आर्य भाषा थी, आर्य भाषा के साथ साथ उसमें आर्यतर शब्दों का भी प्रभाव देखने को मिल रहा था। लगातार वो उनको उसमें समा रहे थे। जैसे पुष्प है, तंडुल है, मरकट है, ऐसे अनेकों शब्द जो आर्य भाषा के नहीं थे वो आर्य भाषा में समाने लग गए थे, आर्य भाषा में प्रयोग होने लगे थे। आगे बोलियां, जो ब्राह्मण ग्रंथों से हमें ज्ञात होता है कि प्राचीन आर्य भाषा की जो है 3 बोलियां प्रचलित थी। उस समय 3 प्रकार की बोलियां थी। नंबर 1 पश्चिमोत्तरी, नंबर 2 मध्यवर्ती, नंबर 3 पूर्वी। 3 प्रकार की बोलियां थी, जिसमें पहली जो बोली है पश्चिमोत्तरी बोली है, उसका संबंध अफगानिस्तान से लेकर पंजाब तक का था। उसका जो स्थान है वो अफगानिस्तान से लेकर पंजाब तक था। और दूसरी जो मध्यवर्ती जो बोली थी उसका प्रभाव पंजाब से लेकर के मध्य प्रदेश तक, और तीसरी पूर्वी बोली का प्रभाव या तीसरी बोली का क्षेत्र जो था वो मध्य प्रदेश से पूर्व के का जो इलाका था, पूर्व का जो क्षेत्र था, सारा उसके जो है पूर्वी बोली बोली जाती थी। जो ऋग्वेद में भी पश्चिमोत्तरी बोली का ही प्रयोग मिलता है। जो ऋग्वेद जिस भाषा में जिस बोली में रचे गए हैं वो पश्चिमोत्तरी बोली ही है या पश्चिमोत्तरी बोली का प्रतिनिधित्व करती है वो। अब आगे बात करते हैं लौकिक संस्कृत। पहला वैदिक संस्कृत या वैदिक भाषा जिसे कह सकते हैं, दूसरा लौकिक संस्कृत कह सकते हैं, या इसे केवल संस्कृत भी कहा जा सकता है, केवल संस्कृत भी कह सकते हैं। तो इसका समय सीमा थी, इस काल की इस भाषा की समय सीमा है 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, लगभग 300 वर्ष का समय ये लौकिक संस्कृत रहा। लौकिक संस्कृत जो है वैदिक संस्कृत का ही विकसित रूप है। तो हम इसमें बात करेंगे जब इसकी भाषा के रूप में जो है संस्कृत शब्द का प्रयोग वाल्मीकि रामायण में मिलता है। यानी कि जो लौकिक भाषा है या लौकिक संस्कृत भाषा जो है उसका प्रयोग सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण में मिलेगा। लौकिक संस्कृत जो है एक साहित्यिक भाषा थी। जब हम वैदिक संस्कृत की बात करते हैं तो वह बोलचाल की भाषा भी थी, परंतु लौकिक संस्कृत जो है या जो संस्कृत जो है वो साहित्यिक भाषा है। लौकिक संस्कृत की भी विशेषताएं जो है वो वैदिक संस्कृत के समान ही रही है। जो विशेषताएं वैदिक संस्कृत की है वही विशेषताएं लौकिक संस्कृत की भी है। वैदिक भाषा एवं लौकिक भाषा में कुछ अंतर है। वो क्या अंतर है उनकी हम बात करते हैं, उनकी चर्चा करेंगे कि वो किस प्रकार के अंतर उन दोनों में थे। तो सबसे पहला है कि वैदिक भाषा का लौकिक की तरह मानकीकरण नहीं हुआ था। जो वैदिक भाषा थी उसका मानकीकरण नहीं किया गया था, साहित्यिक बोलचाल की भाषा थी। परंतु जो लौकिक संस्कृत थी उसका मानकीकरण किया गया था। मानकीकरण होने के कारण वह जो है एक मानक के रूप में, एक शुद्ध भाषा के रूप में जो है देखने को मिलती है। वैदिक भाषा में जटिलताओं की अधिकता है। जटिलता क्यों है? क्योंकि वो अधिक रूप मिलने के कारण, अधिक रूप देखने के कारण, अधिक रूप होने के कारण, रूप अधिक थे, इसीलिए वो जो है जटिल हो गई थी। उसका अर्थ समझना, उसको समझना बहुत कठिन हो गया था। और दूसरा जो है वैदिक भाषा जो थी उसका मानकीकरण होने के कारण जो है, या मानकीकरण हो जाने के कारण वह उतनी जटिल नहीं थी जितनी की वैदिक भाषा थी। और उसमें एक और अंतर है, जैसे जो वैदिक में जो है री जो के उच्चारण जो है स्वर की तरह होते थे, परंतु वो जैसे ही लौकिक संस्कृत में आए तो कुछ वो ली, री और री की तरह उच्चारित होने लगे थे।
और उसके साथ साथ आई औ के उच्चारण जो है वैदिक में तो आई आउ थे, किंतु लौकिक संस्कृत में वे आई औ हो गए थे। अगला है ए और ओ का उच्चारण जो है वह वैदिक में आई औ था, यानी कि वो संयुक्त व्यंजन थे, परंतु संयुक्त स्वर थे, सॉरी, जैसे ही वो लौकिक संस्कृत में आते हैं तो वो मूल स्वर हो जाते हैं। और लेखन के रूप में कई स्वरों का जो है, जो वैदिक संस्कृत में जिन स्वरों का हम प्रयोग करते थे वो लौकिक संस्कृत में आकर उनका प्रयोग हट गया, वो प्रयोग जो है नहीं रहा फिर। ऐसे जो है अनेक प्रकार के अंतर जो है, जो विकसित अवस्था में जो अंतर होते हैं वो अंतर दोनों भाषाओं में पाए जाते हैं। जो वहां पे कुछ अनेक अलग अलग शब्द थे उन शब्दों का प्रयोग कम हो गया, वो एक मानक के रूप में जो है जिन शब्दों का प्रयोग होने लगा उन्हीं शब्दों को लेकर जो है लौकिक संस्कृत बनी। ये तो है लौकिक संस्कृत की बात। आगे हम बात करते हैं मध्यकालीन आर्य भाषाएं। तो हम जब देखते हैं कि हम जब बात कर रहे थे कि जैसे जैसे भाषा आगे बढ़ रही थी, भाषा का रूप जो है दो रूप हो गए थे, एक बोलचाल का रूप और दूसरा रूप जो है वो साहित्य का रूप था। दोनों ही साथ साथ चल रहे थे, एक में साहित्य रचा जा रहा था, एक में बोलचाल की भाषा। तो बोलचाल की जो भाषा थी उसमें धीरे धीरे परिवर्तन हो रहे थे। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है काल में जन भाषा पर आधारित वैदिक एवं लौकिक संस्कृत भाषा के ये दो रूप जो है साहित्य में प्रयुक्त हुए। एक तो वो रूप जो जन भाषा था वो वैदिक काल में प्रयुक्त हुआ, दूसरा लौकिक संस्कृत जो साहित्यिक रूप में प्रयोग हुआ। दूसरे रूप लौकिक संस्कृत को पाणिनि ने अपनी व्याकरण में जकड़कर उसे सदा सर्वदा के लिए स्थायी रूप दे दिया। तो जो लौकिक संस्कृत का जो साहित्यिक भाषा थी उसको पाणिनि ने जो है नियमों में बांध दिया, नियमों में बांधकर उसे हमेशा के लिए स्थायी रूप दे दिया कि यही रूप रहेगा या संस्कृत का जो मानक रूप यही है करके। परंतु जो दूसरा रूप चल रहा था, जो वैदिक काल से चला आ रहा था, दूसरा रूप जनभाषा, वो अबाध गति से जो है परिवर्तित होती रही। इसी जनभाषा के रूप को मध्यकाल में मध्यकालीन आर्य भाषा की संज्ञा दी गई। अर्थात जो भाषा वहां जनभाषा थी वो धीरे धीरे जो है परिवर्तित होती गई, आगे बढ़ती गई, परिवर्तित होती गई और वही भाषा जो है मध्यकाल में आकर उसने रूप ले लिया मध्यकालीन आर्य भाषा का। अर्थात पाली या प्राकृत की जो बात होती है उस रूप में वो पहुंच गई बदलते बदलती। तो इसका जो समय सीमा है वो 500 ईस्वी पूर्व है, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, यानी लगभग 1500 वर्षों का समय जो है जो था वो समय मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय माना जाता है। और इस समय को भी हम मध्यकालीन आर्य भाषा के को प्राकृत भी कहा जाता है। अब प्राकृत के भी अलग अलग अर्थ हैं, कोई कहता है कि प्राकृत पूर्व से चला आ रहा था, कोई कहता है प्राकृत बाद में बना, कोई कहता है कि जो है ये मनुष्य द्वारा बनाई भाषा नहीं है, वो स्वयं की भाषा है, कोई कुछ अलग अलग मत है इसमें। परंतु हम मध्यकालीन आर्य भाषा को 3 भागों में बांट देते हैं, मध्यकालीन आर्य भाषा को भी, क्योंकि भाषा हमेशा जो है परिवर्तनशील रहती है, लगातार बदलती रहती है। तो हम पहली जो है उसे हम प्रथम प्राकृत या पाली बोलते हैं, जिसका समय सीमा जो है 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक का समय है, जिसे पाली, जो बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी या बौद्धों का समय चल रहा था, बौद्ध धर्म का समय चल रहा था उस समय। नंबर 2 है द्वितीय प्राकृत या प्राकृत भाषा। जो प्राकृत भाषा यानी पाली का जब रूप जो है परिवर्तित हुआ वो प्राकृत बना, जिसका समय जो है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक का समय है। और नंबर 3 तृतीय प्राकृत या उसे अपभ्रंश भी कहते हैं, जिसका समय 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक है। आगे हम बात करेंगे, पाली का इतना बड़ा इतिहास नहीं है, बहुत बड़ा ऐसा नहीं है, परंतु प्राकृत जो है हिंदी की पृष्ठभूमि में प्राकृत का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत उपयोगिता है। हम इसको अगले कक्षा में बात करेंगे, इस पर हम प्राकृत और अपभ्रंश के साथ साथ पाली की भी बात करेंगे और पाली, प्राकृत
अपभ्रंश का क्या हिंदी में प्रभाव रहा, या संस्कृत से हिंदी तक जो है पहुंचने में इसकी क्या भूमिका रही, इस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।